हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे करंट अफेयर्स सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे भारत और चीन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चीन है, चीन की सीमा जितने भी देशों के साथ लगती है, जितने भी देश चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन सभी के साथ किसी न किसी वजह से चीन का विवाद चलता आ रहा है। उसी तरह भारत भी इन विवादों से अछूता नहीं है। भारत के साथ भी चीन के बहुत सारे ऐसे सीमा विवाद चलते आ रहे हैं। तो आज हम उन्हीं विवादों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी रिसेंटली न्यूज में ये आया है कि चीन ने अपने जो J-20 विमान है वो सिक्किम की, जो सिक्किम है, भारत की सीमा है सिक्किम में, उससे 150 किलोमीटर की दूरी पर ही तैनात किए गए हैं। चीन लगातार अपनी सैन्य शक्तियों का विस्तार करता जा रहा है, तैनाती करता जा रहा है, निर्माण करता जा रहा है। तो हम मैप में देख लेते हैं वो जगह जहाँ पर चीन के द्वारा ये जो फाइटर जेट है वो तैनात किए गए हैं। तिब्बत का एक शहर है सिगासे, वहीं के एयरबेस पे चीन ने लगभग 6 J-20 फाइटर जेट को तैनात किया है। और यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है हाशीमारा, यहाँ से ये जो एयरबेस है इसकी दूरी लगभग 250 से 300 किलोमीटर की है। और सिगासे एयरबेस है ये भारत की सीमा से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो ये सैन्य शक्ति का विस्तार जो चीन के द्वारा लगातार किया जा रहा है। अब ये क्यों किया गया है? जो पश्चिम बंगाल में भारत का जो एयरबेस है हासीमारा एयरबेस, वहां पर राफेल की तैनाती की गई है। उनका मुकाबला करने के लिए चीन के द्वारा ये J-20 फाइटर जेट की तैनाती की गई हो। तो ये कैसे पता चला है कि चीन ने भारत की सीमा से 150 किलोमीटर दूरी पर ही J-20 की तैनाती की गई? तो ये पता चला है सैटेलाइट पिक्चर जो होती हैं, इमेजेस कुछ कैप्चर की हैं। किसने की है? ऑल सोर्स एनालिसिस के एक फर्म है ना, उसके द्वारा कुछ पिक्चर्स ली गई हैं, उसमें ये तैनाती दिखी है। ठीक है, जो इमेज ली जाती है सैटेलाइट्स के, है ना, उन सैटेलाइट्स में क्लियरली दिख रहा है कि चीन के द्वारा इन फाइटर जेट्स की तैनाती की गई है। तो ये जो फाइटर जेट है ये स्टील फाइटर जेट है, और जो सिगासे एयरबेस है इसका उपयोग जो किया जाता है वो चीन की आर्मी के लिए भी किया जाता है, जो वहाँ के सिविल नागरिक हैं उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं पर इनकी तैनाती की गई। तो J-20 के साथ ही चीन के द्वारा KJ-500 और बर्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट की भी तैनाती की गई है। और जहां पर इनकी तैनाती की गई है, जिसे सिगासे एयरबेस कहा जाता है, वो तिब्बत के एक बड़ा शहर का, मतलब एक बड़े शहर को सर्विस देता है, और ये करीबन 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जो एयरबेस है, जो दुनिया के सबसे कुछ ऊंचे एयरपोर्ट हैं उसमें शामिल किया जाता है, मतलब उन एयरपोर्टों में इसकी गिनती की जाती है। तो सैटेलाइट्स इमेज देख लेते हैं कुछ। देखिए, ये है सैटेलाइट्स इमेज, जिसमें आपको 5 J-20 की जो पोजीशन है आपको दिख रही होगी, है ना। और ये 5th जनरेशन के हैं। यहाँ पे ये मुख्य पॉइंट है जहाँ पर इनकी तैनाती की गई है। थोड़ा सा बड़ा करके क्लियर ही दिखाया गया है। ये 6 वो J-20 है, ठीक है। और अन्य जैसे ये KJ-500 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे उसकी तैनाती की गई है। तो ये सारा लोकेशन है जो सैटेलाइट के द्वारा कैप्चर की गई है। ऑल सोर्स एनालिसिस जिसने ये इमेजेस कैप्चर की है, उसके मुताबिक जो J-20 है ये चीन का सबसे शक्तिशाली या सबसे हाईटेक ऑपरेशन फाइटर जेट माना जाता है। और इनकी तैनाती खासतौर पर चीन के पूर्वी क्षेत्रों में, है ना, पूर्वी प्रांतों में की जाती है, और तिब्बत के सिगासे में तो की गई है, और भारतीय सीमा के नजदीक की जाती है, ताकि उस जो सीमा है उस पर नजर रखी जा सके। J-20 फाइटर जेट है, उनका मुकाबला करने के लिए भारत के पास 36 राफेल है ना। ये जो राफेल है ये फ्रांस के द्वारा निर्मित राफेल है, जिसमें से 8 राफेल अभी फिलहाल अमेरिका में है। और जो J-20 की तैनाती की गई है चीन के द्वारा, ये पश्चिम बंगाल के हासीमारा से 90 किलोमीटर दूरी है जहाँ पर की गई है। हासीमारा में लगभग 16 राफेल भारत के हैं। J-20 के बारे में कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं ना। इस J-20 को माइटी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। एक ट्विन इंजन वाला, मतलब 2 इंजन वाला फाइटर जेट है ना। इसे 2017 में चीन ने अपने सर्विस में शामिल किया था, और ऐसा माना जाता है कि चीन के पास, मतलब इस श्रेणी के 250 फाइटर जेट हैं। जो रडार है उनमें कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है रडार से इनकी लोकेशन जानना या फिर इनको डिटेक्ट करना। चीन के द्वारा जो फाइटर जेट है वो एक्टिव मोड पर तैनात किए जाते हैं, और मतलब दुनिया का ये तीसरा देश है चीन जो एक्टिव मोड पर अपने फाइटर जेट को तैनात करता है। इसमें कुछ सेंसर लगे रहते हैं, है ना, कुछ सेंसर लगे रहते हैं जो समय समय पर इनको अपडेट करता रहता है, मतलब डे बाय डे तकनीकों के साथ इनको अपडेट किया जाता है। और ये जो J-20 है ये हवा से हवा में जो वार करते हैं, मतलब हवा से हवा में हमला करने वाली मिसाइलों को
ले जाने में भी बहुत ज्यादा सक्षम है, जिसमें से PL-15 मुख्य है ना। जो PL-15 मिसाइल है ये 300 किलोमीटर दूर भी टारगेट को हिट कर सकती है ना। 300 किलोमीटर दूर अगर कोई टारगेट है तो उसको भी हिट कर सकती है ये। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चीन के द्वारा लगातार ही अपनी सैन्य शक्तियों, अपनी क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है। जैसे निर्माण करता है, वो सड़कों का निर्माण करता है, पुलों का निर्माण करता है, एयरपोर्ट्स का निर्माण करता है ना। और सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे J-20 के साथ H-16 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर भी लगाया है। ये क्या है, न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनको भी फायर करने के लिए सक्षम है। तो पिछले 5 सालों में चीन के द्वारा अपनी वायु क्षमताओं का, वायु सेना का बहुत ज्यादा विकास इसने किया है। इसमें जैसे कि वो नए एयरपोर्ट्स का निर्माण और पुराने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको अपग्रेड करता जा रहा है ना। और जो तिब्बत और भारत के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर उसकी ये क्षमताएं और अधिक बढ़ रही हैं, ठीक है। वो वहां पर ज्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। और सीमावर्ती इलाकों में वो J-20 के साथ वो H-16 जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर है उनकी भी तैनाती करता जा रहा है। चीन की ऐसी गतिविधियों को देखकर भारत भी हाई अलर्ट पर है, ठीक है। तो भारत के द्वारा भी ऐसी मिसाइलों की तैनाती सीमा पर की जा रही है, जैसे रूस से खरीदी हुई S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि LAC जो है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पर तैनात की गई है। ये मुख्य रूप से क्यों तैनात किया गया है, तो चीन के फाइटर जेट हैं उनको रोकने के लिए S-4 मिसाइल की तैनाती की गई है। थोड़ी दिन बाद ये भी खबर आई है कि चीन ने J-20 के साथ J-10 जो लड़ाकू विमान है वो भी है ना LAC पर तैनात की है। और ये जो J-10 लड़ाकू विमान है चीन के साथ पाकिस्तान के पास भी है ना। चीन और पाकिस्तान दोनों के पास है। चीन के साथ पाकिस्तान भी भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर पर इन लड़ाकू विमानों की, J-10 लड़ाकू विमानों की तैनाती करता जा रहा है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं चीन के द्वारा इन J-10 लड़ाकू विमानों की तैनाती कहाँ की गई है, ठीक है। तो जो J-10 लड़ाकू विमान है ना, LAC के पास चीन के द्वारा इनकी तैनाती की गई है। और जहां पर इनकी तैनाती की गई है वहां से भारतीय वायुसेना का अड्डा लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और इस भारतीय वायुसेना के अड्डे पर राफेल की तैनाती की जाती है ना। राफेल का ठिकाना है, राफेल को खड़ा किया जाता है। तो ऐसा देखने में लगता है सिक्किम के पास जो J-20 लड़ाकू विमानों की तैनाती की गई है वहां पे भी पश्चिम बंगाल में उससे थोड़ी सी दूर पश्चिम बंगाल में राफेल की तैनाती की जाती है ना भारत के द्वारा। और यहाँ पर भी राफेल की तैनाती के पास ही लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। तो ऐसा लगता है कि चीन के द्वारा भारतीय राफेल का मुकाबला करने के लिए इन जेट्स की, फाइटर जेट्स की तैनाती की जा रही है ना। भारतीय राफेल का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा भी J-10 की खरीदी की गई है और इनको भारतीय सेना के पास तैनात किया गया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारतीय विमान, जो भारतीय फ्रंट लाइन पे जो विमान हैं जैसे राफेल और तेजस MK-1A है, क्या ये J-10 का मुकाबला करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो भारत के पास जो विमान है वो 4th जनरेशन के विमान है ना। सारे 4th जनरेशन के, राफेल भी 4th जनरेशन का है। लेकिन जो चीन है और पाकिस्तान है इनके पास जो ये J-10 है ये 5th जनरेशन का विमान है। भारत का क्या एक्शन है चीन की इन गतिविधियों को देखकर, है ना, उन पर बात कर लेते हैं। भारत ने भी, जैसे ही भारत को पता चला कि चीन की जो गतिविधियां हैं भारतीय सीमा के पास बढ़ती जा रही हैं, तो भारत ने जो पूर्वी लद्दाख है वहां पर एक नए मिलिट्री डिवीजन बनाने की घोषणा कर दी, ठीक है। लेकिन जब गलवान घाटी पर विवाद हुआ, तो दोनों के बीच जो संबंध है वो थोड़े से खराब हो गए। और जो चीन है उसके द्वारा 10,000 जो सैनिक तैनात किए जा रहे थे भारत की ओर से, उनका विरोध किया गया। और चीन ने कहा कि ये जो डिसीजन लिया गया है भारतीय सेना को तैनात करने का, भारतीय जवानों को तैनात करने का, ये शांति और स्थिरता का विरोधी है। और जब हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं मनोज पांडे अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो अमेरिका के द्वारा ऐसी बहुत सारी खुफिया जानकारी उन्हें प्रदान की गई जो चीन की जो गतिविधियां हैं सीमा पर उनको उजागर करती हैं। तो आगे चलते हैं। ये अगेन एक और इमेज है J-20 की। अब चीन की ऐसी गतिविधियों को देखते हुए भारत को भी अपनी क्षमताओं को, अपनी शक्तियों को, सैन्य शक्तियों को बढ़ाने की जरूरत है। तो इसके लिए भारत ने क्या किया है, 36 राफेल खरीद लिए। लेकिन राफेल खरीदने के बाद और कोई से लड़ाकू विमान भारत के द्वारा नहीं खरीद गए, और जो खरीदे गए उनकी जो डिलीवरी है अभी तक पेंडिंग है। तो अब जानते हैं कि चीन का जो J-10 है वो कितना शक्तिशाली। चीनी J-10 है ये इनका संचालन किसी भी मौसम में किया जा सकता है, मतलब चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सभी मौसमों में इसका संचालन किया जा सकता है। और इसका जो मतलब J-10 की तुलना अमेरिका के फाइटर जेट F-16 से की जाती है, ठीक है। और ये हवा से हवा में भी वार कर सकता है
है ना। हवा हवा से हवा में भी वार कर सकता है और हवा से जमीन में भी वार कर सकता है ना। हवा से जमीन में भी टारगेट को हिट कर सकता है। इसमें जो डिजिटल क्लास कॉकपिट उपकरण भी शामिल है और इन जेट एनओ को उड़ते हुए इनमें फ्यूल भरा जा सकता है। ये एक और इमेज है सैटेलाइट के द्वारा जो ली गई है, ठीक है। तो अब जो हम जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य क्या क्या सीमा विवाद हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पर भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद हमेशा से उठते आए हैं। आपको मैप में जो हाईलाइटिंग रेड लाइन दिख रही है ना, ये मैकमोहन लाइन है। भारत और चीन की जो बॉर्डर बनाती है मैकमोहन लाइन, जो मतलब तीन सेक्टर्स में इसको डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न सेक्टर, सेंटर सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर में जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू एंड कश्मीर आता है और सेंट्रल में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। और यहाँ पर दोनों देशों के मध्य हमेशा ही विवाद चलता आ रहा है, ठीक है। और 1962 के बाद जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का निर्धारण किया गया था वो यहाँ पे आपको दिख रही है। भारत और चीन के मध्य अगर सीमा की बात करें तो भारत और चीन 3488 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। ये जो सीमा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है और तीन सेक्टर्स में डिवाइड है, जैसे पश्चिमी सेक्टर में जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर को लेकर हमेशा विवाद बनता है, इसलिए कोई भी एक बॉर्डर को मानने के लिए रेडी नहीं होता है ना, क्योंकि दोनों के बीच कुछ कुछ एरिया के जो एरिया होते हैं, कुछ कुछ क्षेत्र है, दोनों के बीच मतभेद बना रहता है ना, कि ये क्षेत्र मेरा है। कुछ कभी कई बार ऐसा रहता है कि भारत के कुछ क्षेत्रों को चीन अपने मैप में दर्शाता है। तो दोनों देशों के मध्य कुछ क्षेत्रों को लेकर विवाद चलते रहते हैं। उनमें से अगर हम उदाहरण ले लें तो अक्षाई चीन का ले सकते हैं। अक्षाई चीन पे भारत का मानना है कि अक्षाई चीन भारत का क्षेत्र है, लेकिन अभी फिलहाल ये चीन के कब्जे में है ना। 1962 के युद्ध में चीन के द्वारा इस पर नियंत्रण कर लिया गया था, कब्जा कर लिया गया था, लेकिन भारत अभी भी इसे अपना अपना हिस्सा मानता है। अगर हम वही चीन की बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानता है और बोलता है कि ये तिब्बत का हिस्सा है ना। तिब्बत जो है 1914 में ये एक स्वतंत्र राज्य बना था, लेकिन ये बहुत ही कमजोर राज्य था, इसलिए 1950 में चीन ने इस पर कब्जा कर लिया और चीन अब तिब्बत को भी अपना राज्य मानता है, ठीक है। और जो अरुणाचल प्रदेश है, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की जो मैकमोहन लाइन है, चीन उसको भी नहीं मानता है कि ये बॉर्डर नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश मेरा हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, इसलिए मैकमोहन लाइन को भी चीन नहीं मानता है। अगर हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात करें तो ये क्या है। LAC एक मतलब एक लाइन क्योंकि दोनों देशों के मध्य अभी बॉर्डर निर्धारित नहीं है, सीमा का निर्धारण नहीं है, इसलिए दोनों के बीच क्या होता है, विवाद चलता रहता है। तो जैसी स्थिति है वैसी स्थिति को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक LAC का निर्धारण कर लिया है, लेकिन दोनों इस पे भी लड़ते हैं, है ना। LAC वो चीन के द्वारा कुछ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है, भारत के द्वारा कुछ और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माना जाता है ना। और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये एक कोई सीधी मैदान पर खिंची हुई लाइन नहीं है ना। ये बहुत जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इस पर बहुत सारी नदियां, पहाड़, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र भी शामिल है, जैसे रेगिस्तान, पहाड़, नदियां आती हैं। और इसी LAC पर ही बहुत मतलब चीन और भारत के जो सैनिक हैं इन पर ज्यादातर इनके बीच झड़प होती रहती है, तनाव बना रहता है इसी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। अब हम कुछ विवाद जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत और चीन के मध्य कौन कौन से सीमा विवाद है। पहला जो विवाद है वो पेंगोंग त्सो विवाद है। पेंगोंग त्सो एक झील है ना, दोनों देशों के मध्य एक झील को लेकर हमेशा ही विवाद छिड़ता आता है ना। ये जो पेंगोंग त्सो झील है ये हिमालय से है ना 14,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और इस झील का जो 45 किलोमीटर का हिस्सा है, 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत के हिस्से में आता है और 90 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो चीन के हिस्से में आता है ना। और क्योंकि दोनों देशों के मध्य जो LAC है उसका भी ठीक से निर्धारण नहीं है, दोनों अपनी अपनी अलग अलग LAC बताते हैं, इसलिए इस हिस्से पर भी दोनों का क्या विवाद चलता रहता है। और चीन इन हिस्से पर ज्यादा अतिक्रमण करता है ना। चीन के जो एक तिहाई अतिक्रमण के मामले इसी हिस्से पर आते हैं और दोनों देशों के जो सैनिक हैं इसी हिस्से पर ज्यादा झड़प करते हैं। पेंगोंग त्सो है उसका रणनीतिक तौर पर भी बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये जो झील है ये चुलूस घाटी है उसके रास्ते में आती है। और ऐसा माना जाता है कि जब 1962 का युद्ध हुआ था तो इसी रास्ते से आकर चीन ने भारत पर हमला किया था और इसीलिए वो चाहता है कि इस रास्ते पर अपना कंट्रोल हो। तो दोनों देश ही इसी रास्ते पर अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो चीन है वो
पेंगोंग झील के अब जो उसके साइड वाला हिस्सा उस पे सड़कों का भी निर्माण कर रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट विवाद पर बात करते हैं। नेक्स्ट जो विवाद है वो गलवान घाटी विवाद है ना। गलवान घाटी जो है वो अक्साई चीन को भारत से अलग करता है, ठीक है। और ये चीन के दक्षिण में मतलब चीन के दक्षिण से लेकर भारत के लद्दाख तक फैली हुई है। और ये जो गलवान घाटी है 3 देशों की जो सीमा है उनसे सटा हुआ है। कौन कौन से देश हैं? पाकिस्तान, चीन और भारत की सीमा से सटा हुआ है ना। ये जो गलवान घाटी है 1962 के जो युद्ध हुआ था उसका एक प्रमुख केंद्र था युद्ध का। चीन जो गलवान घाटी में भारत निर्माण कर रहा है उसको गैर कानूनी बताता है ना। उसने तो खुद ने पहले निर्माण कर लिया है। भारत जब अपनी सैन्य शक्ति का वहां पे विस्तार कर रहा है तो चीन उसको गैर कानूनी बता रहा है। क्यों बताता है, क्या आधार रखता है इसको गलत बताने का? कहता है कि जो जो एलएसी समझौता हुआ था उसका उल्लंघन है ना। एलएसी में ये कहा गया था कोई भी देश यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं करेगा, कोई भी विनिर्माण का कार्य नहीं करेगा, लेकिन पहले ही चीन ने कर लिया। अब अपनी स्थिति को मजबूत पहले से करने के बाद अब वो निर्माण को गैर कानूनी बता रहा है। और भारत को भी तो चाहिए ना कि वो अपनी स्थिति मजबूत करे उस क्षेत्र में जहाँ पर चीन की गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। नेक्स्ट जो विवाद है दोनों के बीच का जो विवाद है वो डोकलाम विवाद है। मतलब डोकलाम को लेकर 2017 में दोनों देशों के बीच बहुत जम के विवाद हुआ था। और जो ये विवाद मतलब 70 से 80 दिन चला। ये विवाद क्यों हुआ था कि चीन है ना डोकलाम में सड़क निर्माण कर रहा था, तो उसी का विरोध करते हुए भारत ने उसका विरोध किया और दोनों के बीच विवाद हो गया। वैसे तो ये जो डोकलाम है ये भूटान और चीन के बीच का क्षेत्र है, लेकिन इसका है ना भारत के लिए भी बहुत महत्व है क्योंकि ये जो इलाका है सिक्किम बॉर्डर के पास पड़ता है। और एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है। ट्राई जंक्शन पॉइंट है मतलब कि 3 देशों की सीमाएं यहाँ पर मिलती हैं। कौन कौन से देश हैं जिसमें इसमें भारत, चीन और भूटान, इन तीनों देशों की सीमाएं डोकलाम पर मिलती हैं। इसलिए भारत और चीन के मध्य और डोकलाम को लेकर और भूटान और चीन के मध्य भी दोनों क्षेत्र को लेकर जो विवाद है वो चलता रहा है। और भारत के लिए मतलब भारत की सुरक्षा के लिए डोकलाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत इस सड़क बनाने का वहां पे विरोध नहीं करता तो भारत की जो चिकन नेक कही जाती है ना, वो खतरे में पड़ जाती है। चिकन नेक के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये केवल 20 किलोमीटर का हिस्सा है ना, 20 किलोमीटर का। अगर यहाँ पर सड़क बना ली जाती तो ये चिकन नेक खतरे में पड़ जाती। और अगर ये चिकन नेक मान लीजिए कभी चीन ने इस पर हमला कर दिया, तो इस पर अगर चीन ने हमला कर कब्जा कर लिया तो ये जो भारत का पूर्वी क्षेत्र है इससे भारत का संपर्क टूट जाएगा। तो भारत का पूरे पूर्वी क्षेत्र पर चीन का कब्जा होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए जो डोकलाम है भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया चिकन नेक एक 20 किलोमीटर का इलाका है जो दक्षिण में बांग्लादेश और उत्तर में भूटान की सीमा के बीच है। यही जगह भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है ना। ये जो चिकन नेक है भारत को पूर्वोत्तर राज्य से जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे ये छोटी सी जो पॉइंट दिख रहा है ये 20 किलोमीटर का इलाका है, ये ही क्या करता है भारत को पूर्वी क्षेत्रों से जोड़ता है ना। जैसे कि भारतीय सेना के जानकार हैं वो मानते हैं कि डोकलाम ही एक ऐसा क्षेत्र है जो चीन के पास पड़ता है और भारत है ना इस क्षेत्र से जो चीन है उस पर नजर रख सकता है और उसकी जो भी मतलब जो भी गतिविधियां हैं है ना, विरोधी गतिविधियां, उनका सामना अच्छे से कर सकता है। और भारत की जो सेना है इस क्षेत्र को बहुत अच्छे से समझती है और ये जो क्षेत्र है बहुत ही ऊंचाई पर है। तो अगर कभी लड़ाई होती है तो ऊंचाई पर होने के कारण अगर भारत पर इसका नियंत्रण रहेगा तो भारत को लड़ाई में इससे क्या होगा, फायदा होगा। नेक्स्ट जो विवाद है वो तवांग को लेकर है। अरुणाचल प्रदेश में एक इलाका है जिसे तवांग कहा जाता है। ये एक बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थल है। अब चीन इस पे कब्जा कर बौद्ध धर्म के जो स्थल है उन पर पकड़ बनाना चाहता है, ठीक है। और जब दलाई लामा तवांग में एक बौद्ध मठ है उसका दौरा करने आए थे तो चीन ने इसका बहुत कड़ा विरोध किया था। नेक्स्ट जो विवाद का क्षेत्र है वो नाथुला दर्रा। ये भारत के सिक्किम राज्य और जो तिब्बत की चुंबी घाटी है ना, इन दोनों को जोड़ता है। और ये सिक्किम की जो राजधानी गंगटोक से केवल 54 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और भारत की जो तीर्थ यात्रा होती है कैलाश मानसरोवर की, उसका जस्ता यहाँ से होकर गुजरता है। इसलिए भारत के लिए ये धार्मिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है ना। 1962 के बाद मानसरोवर की यात्रा इससे प्रभावित हुई थी, उसने इस यात्रा को बंद कर दिया था है ना। और 2006 में इसको फिर से स्टार्ट किया गया था। तो ये थे सारे विवाद जो भारत और चीन के मध्य चल रहे हैं सीमा को लेकर। तो दोनों देशों के मध्य जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। तो दोनों देशों की ओर से बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां उनका गठन किया जाएगा। ऐसा ना ऐसा प्रावधान किया गया कि दोनों देश अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक बॉर्डर मैनेजमेंट समितियां या कमेटियां उनका निर्माण करेंगे। भारत चीन का मानना है कि सीमा अगर लगती है तो दोनों के बीच सीमा से संबंधित विवाद उठते रहेंगे। ये जो विवाद है कभी बड़े तनाव में या युद्ध में ना परिवर्तित हो, इन्हीं पर कार्य करना किसका कार्य, इन कमेटियों का कार्य है। और दोनों देश क्या करते हैं, अपने अपने प्रतिनिधि इन कमेटियों में नियुक्त करते हैं। और इन कमेटियों का विशेष कार्य क्या रहता है
कि भारत और चीन है, इनके मध्य जो भी सीमा विवाद है, उन उन सीमा विवादों को कैसे सुलझाएं, उन समस्याओं का कैसे निवारण करें, है ना, और आगे कोई सीमा विवाद ना बढ़े और वो युद्ध में परिवर्तित ना हो, इन सभी चीजों पर कार्य करना इन समितियों का काम है ना। इसकी जो बैठक 22वीं बैठक 2019 में हुई थी, जिसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किसने किया था? अजीत डोभाल ने किया था। तो ये थी भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद की पूरी कहानी। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं और ऐसी ही वीडियोस के लिए, ऐसी नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इससे संबंधित नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।